सुप्रभात पांडे जी। लवली मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बात जो हमेशा जहन में आती है वो है 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि दोनों एक्सेस में है। बोथ आर इन एक्सेस, ओवरलोडेड। दूसरी बात फिर यहां पर कहना चाहूंगा, ऑप्शंस ऑप्शंस एंड ओपिनियन बोथ आर इन एक्सेस। यानी जो ऑप्शंस हैं आज की डेट में बहुत ज्यादा हो गए हैं और ओपिनियंस भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। विचारधाराएं, कौन सी विचारधारा फॉलो करें, किस लाइफ फिलॉसफी को माने, किसके अनुसार जीवन जिए, ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं। सेम टू सेम, अगर पांडे जी किसी भी चीज को परचेज करना है, कोई भी चीज को चूज करना है, अगेन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर हम आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले की दुनिया को देखें, इंटरनेट से पहले की दुनिया और इंटरनेट के बाद की दुनिया, बहुत कुछ चेंज आ गया है। आप घर बनाने जाएंगे तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कैरियर चूज करने जाएंगे तो बहुत ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इवन आपको एक सिंपल छोटा सा सामान घर के लिए खरीदना हो, खुद के लिए खरीदना हो, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। एक्सेस ऑफ चॉइसेस क्रिएट मोर कंफ्यूजन, इस बात को समझने की जरूरत है। और जितने ओपिनियंस ज्यादा हो गए हैं, ऐसे में डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हो गया है, फोकस रहना, किसी भी एक चीज पर अडिग रहना, स्थिर रहना मुश्किल हो गया है। क्या सोचते हैं पंडित जी आप मेरे इस विचार के साथ? बिल्कुल सही है। मैं वही बातें अभी भी कर रहा था डॉक्टर अनिल, कि आज का जो समय है वो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का हो गया, इंफॉर्मेशन का हो गया है, डिजिटल का हो गया है, इतनी सारी हमारे पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अब हम तो अपने सोचने की क्षमता भी धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं। सोचने का काम भी तो हमने दूसरे को दे रखा हुआ है। इंफॉर्मेशन के लिए हम अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे हैं कि हमें कहीं पे रिसर्च करना है। आज हम कॉपी और पेस्ट पे चले गए हैं। तो आप जो कह रहे हैं, मैंने भी वही बात अभी कही थी कि जो इस समय, ये जो समय है, हमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अब विकलांगता की ओर ले जा रहा है। अपने आप को जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी से, जितना ज्यादा हम डिजिटल का उपयोग कर रहे हैं, हम जानबूझ करके अपनी मानसिकता का, हम अपने अपनी बुद्धि का, हम अपने ज्ञान का उतना ही ज्यादा जो दोहन होना चाहिए था उसे हमने कम कर दिया है, उससे हमने उपयोग करना कम कर दिया है। शायद इसी का तो नतीजा नतीजा निकल रहा है कि हम अब खुशी की तलाश के लिए भी दूसरे पर निर्भर होने लगे हैं। पहले व्यक्ति के पास में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी, तो वो चिंतन और मनन करने बैठ जाया करता था। लेकिन आज का जो समय हो चुका है, वो जो समय हो गया है, वह हर चीज को हम गूगल पे आ चुके हैं। खाने के लिए भी मशीनों का उपयोग होने लगा है, और अब तो शायद वो भी सामान आने लगा है कि अब खाना भी कोई दूसरा ही आपको परोस के खिला देगा, परोस के दे के चला जाएगा, तो ही आप खा पाएंगे, वरना आप वो भी जहमत उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो चालू हो जाएगा। दरअसल बात ये थी डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था कि अभी हमारा जो औद्योगिक क्रांति का जो समय चला, 18वीं शताब्दी में चालू हुआ था। लगभग 1870 1890 का वो समय था जब पहली बार स्टीम इंजन बनाया गया था, और वो औद्योगिक क्रांति का पहला इतिहास लिखा गया था। उसके बाद में मशीनें आई, मशीनों के बाद में कंप्यूटर का युग आ गया। तीसरा जो युग आया वो युग कंप्यूटर का था। और अब जब हम चौथे युग में आते हैं, ये डिजिटलाइजेशन का युग हो चुका है। यहाँ पे हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है। और इसमें ये हो गया है साहब कि डिजिटल होने की वजह से आ, हमारा दिमाग भी धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है। दिमाग का उतना उपयोग नहीं कर रहे हैं। और दिमाग की तुलना मैंने साहब इसीलिए प्लास्टिक से कर दी कि आपका दिमाग भी कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक की तरह हो गया है, लगभग यूज एंड थ्रो हो गया है। और ज्यादा अगर उसका आप प्लास्टिक को रखते हो तो किसी कचड़े का सामान नहीं होता जिसका दोबारा कोई उपयोग नहीं होता है। तो कहीं मनुष्य का दिमाग और हम लोग का दिमाग भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि प्लास्टिक की तरह हो जा रहा है, जिसका रीयूज करना मुश्किल होता चला जा रहा है। इसलिए मैंने कहा है लोगों को सब कि आप अपने को क्रिएटिविटी पे लाइए। इसीलिए हम मस्तक पर दस्तक देने के लिए आए हैं कि अपने दिमाग को आप रिक्रिएशन में लगाते रहिए, इसे प्लास्टिक मत बनने दीजिए। डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी। कल के शो में भी हमने थोड़ी सी जनरेशन की बात की थी। मैं आपकी बातों को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करता हूं। जनरेशन क्लासिफिकेशंस है, या कहा जाए कि जनरेशन गैप। तो देखिए 1900 से लेकर 1900 से लेकर 1945 तक की जो पॉपुलेशन है उसे ट्रेडिशनल्स कहा जाता है। हम्म। 1946 से लेकर 1964 के बीच में पैदा हुए लोगों को हम कहते हैं बेबी बूमर्स। और फिर
जो 1965 से लेकर 1979 के बीच में पैदा हुए हैं, ये लोग हैं जनरेशन एक्स। और 1980 से लेकर 1994 के बीच में जनरेशन वाई। और इसके बाद जो 1995 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें हम कह रहे हैं जनरेशन जी। तो ये जो जनरेशन का क्लासिफिकेशन है ये क्या शो कर रहा है कि एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन के बीच में गैप आ गया है। एक्स वाई जेड ये 3 जनरेशन एट प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रही हैं। एक हमारे मम्मी पापा हैं जो जनरेशन एक्स को बिलोंग करते हैं, या वो उससे भी पहले की जो जनरेशन है बेबी बूमर्स उसको बिलोंग करते हैं। एक जनरेशन वाई है जो बीच की जनरेशन है, और एक जनरेशन जेड है जो 1996 के बाद आ रही है, और इसके बाद की जो जनरेशन आएगी वो है अल्फा। यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का जो लगातार फास्ट ग्रोथ हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली है। और इसीलिए इस डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन के काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, डिसीजंस मेकिंग, लाइफ फिलॉसफी, लाइफ स्टाइल, लाइफ फिलॉसफी सब कुछ अलग है। लेकिन बात यहां ये आती है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जनरेशन को कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, हम किसी को कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा सुकून, ज्यादा खुशी, ज्यादा हेल्दी कौन सी जनरेशन थी। यहां पर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा मायने रखता है जी। कौन सी जनरेशन ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा हैप्पी है, ज्यादा सेटिस्फाइड है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन सी जनरेशन की सबसे अच्छा है। तो अगर हम इस बात को बहुत शांति के साथ ऑब्जर्व करें या रिसर्च को भी उठा के देखें तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है ईज ऑफ लाइफ डाउन होते जा रहा है। इसीलिए इजीनेस लाइफ के अंदर से गायब हो रही है, इसीलिए डिजीजेज आ रही हैं, डिस्टरबेंस इन इजीनेस। सुकून, हैप्पीनेस ये लाइफ से गायब होते जा रहा है, इसीलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज पैदा हो रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड बढ़ रहे हैं। और तीसरी तरफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ था उसका डेफिनेशन ही चेंज हो गया है, लग्जरी ऑफ लाइफ हो गया है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहा है। अब ये सारी बातें हम लगातार मस्तक पे दस्तक पर कर तो रहे हैं, लेकिन करने के साथ साथ अब हमें इनके सॉल्यूशंस भी समझने होंगे। जो हमारी समझ है पॉजिटिव हेल्थ जोन के अंदर जो हम समझा रहे हैं या जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में समझा, वो कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली चीज है कि ओपिनियन और ऑप्शन दोनों एक्सेस में है, तो ऐसे में आपको एक अपना खुद का पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। यानी कि मुझे कौन से ऑप्शंस पे चॉइसेस लेनी है और कौन से ओपिनियंस के साथ जुड़ना है। बेशक आप इसके लिए समय लें, 6 महीना लें, 8 महीना लें, 1 साल लें, लेकिन एक बार कुछ चीजों पर अडिग हो जाएं, बार बार फ्लक्चुएट ना करें। अपने कुछ असूल बनाएं, कुछ वसूल बनाएं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाएं। दूसरी तरफ जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है मिनिमलिज्म का। मिनिमलिज्म का मतलब है ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना। मिनिमलिज्म कहता है कि कुछ खास चीजों पर, इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना जो आपके लिए सही में मायने रखती है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में आप अगर बहुत सारी चीजों को लाइफ में ले आते हैं तो फिर किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं हो रह पाता, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी जहां पर फोकस रखना चाहिए था वो हट जाती हैं और बेफालतू की चीजों पर फोकस चले जाता है। तो इसीलिए सबसे पहला है मेक योर सेल्फ ए प्रायोरिटी। मेक योर सेल्फ ए प्रायोरिटी, देन प्रायोरिटाइज योर प्रायोरिटी। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी बनाना है, फिर अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट लिखनी है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। प्रायोरिटी का मतलब है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब इसके बाद आपको ये चीजें डिसाइड करनी है कि ये जो मेरी प्रायोरिटीज हैं इन प्रायोरिटीज को मैं कैसे फुलफिल करूंगा, और इस दौरान कौन से डिस्ट्रैक्शन से मुझे बचना है, क्या नहीं करना है, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या करने से। तो जब आप इस डायरेक्शन में लाइफ को लेके चलते हैं तब आप बहुत सारी चीजों का शिकार होने से पहले से ही बच जाते हैं, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, और चाहे वो बहुत सारे ड्रग्स और डिप्रेशन की चीजें हो, और चाहे वो बेफालतू की जो चीजें हैं जहां पर आप फंस कर कहीं ना कहीं लाइफ की दिशा और दशा दोनों भटक जाती है। तो ये मेंटल क्लैरिटी, ये मेंटल मैप हमें अपने अंदर डेवलप करना होगा, और इसे करने के लिए आपको डेली बेसिस पर 1 घंटा अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है।
उस 1 घंटे में आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करते हैं, अपने ब्रेन, बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करते हैं, चार्ज करते हैं, और ये समझ अपने मस्तक के अंदर डेवलप करते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, मेरी लाइफ जा कहाँ रही है, क्या ये सही डायरेक्शन में जा रही है या इसे थोड़ा बहुत फिर प्लस माइनस करने की जरूरत है। तो जब आप ये डेली बेसिस पे अपने साथ जुड़ते हैं, डेली बेसिस पे कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, डेली बेसिस पे जर्नलिंग करते हैं, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, तब आपको वो क्लैरिटी क्लियर रहती है और अपने आप बहुत सारी चीजों से आप ना बोलना सीख जाते हो। नहीं तो आप हाँ बोल बोलकर वो बहुत सारी चीजें जो लाइफ में इंपॉर्टेंट थी उनको ना बोल रहे होते हो। आप दुनिया की हाँ में हाँ मिलाते चलते जाते हो, दोस्तों को हाँ, सोशल मीडिया को हाँ, फिर मीडिया को हाँ, फिर बहुत सारी वेब सीरीज को हाँ। तो करते करते जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको आप लगातार ना बोल रहे हो, और फिर एक ऐसा समय आता है जब आपको समझ में आता है कि जो मेरी मेन प्रायोरिटी थी वो छूट गई, और फिर वो समय पास हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे किसी ने एक मोबाइल दे दिया, फिर उसके घर में इंटरनेट लग गया, फिर उसने नेटफ्लिक्स भी डाउनलोड कर लिया, फिर उसने और बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लिए, फिर वो दिन भर वो चीज देखने लगा, और धीरे धीरे करते 2 से 3 महीनों में उसका फोकस पढ़ाई से हटके पूरा इस तरफ चला गया। और करते करते अगर उसका 1 साल पास आउट हो गया और उसके बाद जब उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर लाइफ में दोबारा यू टर्न लेना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो जो टाइम चला गया उस टाइम पीरियड में ही वो चीजें हो सकती थी। सेम टू सेम, ये तो मैंने एग्जांपल आपको स्टूडेंट का दिया, लेकिन लाइफ में हर किसी के साथ एक हर कार्य को करने का एक टाइम होता है। तो उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये पहले मेंटल मैप अपने माइंड के अंदर क्लियर करें, फिर उसकी स्ट्रेटजी लिखें। और डिस्ट्रैक्शन से बचना सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में। आज की डेट में तपस्वी वही है जिसने इन डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना सीख लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी फेसबुक पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं एक बार सबका स्वागत करता हूं। डॉक्टर स्मृति, नम्रता गुप्ता, दीपिका कश्यप सिन्हा जी, आभा भगत जी, और सभी को आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। जिनके कमेंट्स मेरे पास आ गए हैं, मैं उनको उनका नाम ले रहा हूँ। लाइक वाले इसमें बहुत सारे होंगे, और आज बहुत अच्छा रीच जा रहा है, 2K को पार कर रहा है डॉक्टर साहब, शुरुआत में ही आज बहुत अच्छी चीज ये है। और आज एक इनिशिएट हमारे यहाँ भी लिया गया सर, हमारे सारे स्टाफ को भी धन्यवाद और थैंक यू बोलता हूँ, उन्हें भी आभार देना चाहिए। आज उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली है कि रोज सुबह 9:15 बजे जब वो ऑफिस आएंगे, सबसे पहले आधे घंटे का मेडिटेशन करेंगे। तो आज से सर वो चक्र ध्यान की ओर निकल गए हैं। आधे घंटे तक वो अपने सातों चक्रों को अयन करने की कोशिश करेंगे। आज उनका पहला दिन है, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं इस मुहिम के साथ में। तो डॉक्टर साहब, आपने जो बहुत अच्छी एक बात कही, उसके साथ हम यही कहते हैं कि दोस्तों, आपको कष्ट या आपको दुख तभी होता है जब आपके बुराइयां ज्यादा निकाल देते हैं लोग और अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो गड़बड़ी उनकी नहीं है दोस्त, गड़बड़ी आपकी है। यह काम आपका है कि आप अपनी अच्छाइयों को पहचानें और बुराइयों को निकाल लें। दूसरे लोगों को मतलब नहीं है आपकी अच्छाइयों में आपकी कितनी अच्छाइयां हैं। और किसी ने सही कहा था कि धीरे धीरे सब शौक छोड़ दिया हमने, धीरे धीरे सब शौक छोड़ दिया हमने, मगर सबका भला सोचने का शौक आज तक नहीं छूटा। बस यही गड़बड़ी है आपकी, कि आप अपना भला छोड़ करके दूसरे के भला करने का शौक पाल के रखे हो, और दूसरे आपके इस गुण का बखान करने आते नहीं है, तब आपको दुख पहुंचता है। आप उसकी, क्योंकि अपेक्षाओं से रहते हैं। इसलिए दोस्तों, एक वक्त किसी और साहित्य दार्शनिक ने, फिलोसोफर ने कहा है कि हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। दुनिया में आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, वो कतई संभव नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके आप थोड़ा बहुत ना बोलने की कला भी सीख लीजिए। वही डॉक्टर अनिल कह रहे थे कि आपको ना बोलने की कला भी आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ना बोलने के चक्कर में आप अपने कई चीजों को और खुद को ना बोलते चले जा रहे हैं। डॉक्टर पांडे जी, जी। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा। हम्म। एक खुश व्यक्ति ही हम्म। दूसरों को खुश रख सकता है। बिल्कुल। जो व्यक्ति खुद से ही खुश नहीं है, एक हैप्पी नहीं है इनसाइड हम्म। से, तो उसके आसपास के लोगों को वो कैसे खुश रखेगा। बिल्कुल। तो अगर लोग आपसे ना खुश हैं तो आप उन्हें हम्म। पहले कहिए कि कुछ देर मुझे समय दीजिए ताकि मैं अपने आप को खुश कर सकूं। बिल्कुल। अपनी फैमिली को कहिए कि मैं हम्म। अपने साथ कुछ समय बिता सकूं, मुझे इतना समय दीजिए ताकि मैं एक अंदर से खुश हो सकूं,
तभी तो मेरे आसपास का माहौल खुश रहेगा। बिल्कुल। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सारी जिम्मेदारियां उठा सकता है। अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं हैं और जिम्मेदारियां उठा रहे हैं दूसरों को ठीक करने की, तो पहले खुद पे फोकस करें, क्योंकि सारी चीजें आपसे शुरुआत होती हैं। आपकी सोसाइटी, आपका देश, आपकी कंट्री, आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपसे केवल एक चीज चाहते हैं। वो पता है क्या है? हेल्दी हैप्पी यू। बिल्कुल। और जब आप खुद को हेल्दी और हैप्पी रखना सीख जाते हैं, तो फिर सारी चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती हैं। खुद कहा ना साहब कि कभी जरा सोच करके देखिए कि वो एक दुखी व्यक्ति आपके पास में रोज आके बैठता रहे और अपना केवल दुख बताता रहे। यकीन मानता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं साहब, एक हफ्ते कोई ऐसा कर ले, दूसरे दूसरे उसके 8वें दिन आपका दरवाजा नहीं खोलने वाला, और वो आएगा तो बाहर से बुलवा दोगे कि आज घर पे नहीं है, बता दीजिए। ये सबके साथ है। तो जब दूसरे के साथ आप ऐसा व्यवहार कर सकते हो कि दूसरे का दुख नहीं सुनना है, तो आप अपने दुखों का रोना क्यों गा रहे हो? डॉक्टर अनिल जी, मुझे एक बात आ जाती बहुत पहले, शायद ये 97 95 96 की बात होगी, जब मैं फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट किया था। तो एक डॉक्टरों को स्टडी कैसे करना ये सिखाया जा रहा था हम लोगों को, थोड़ा सा मेंटल में कि जब आप जाओगे, नरेंद्र जी, आप डॉक्टर, तो कुछ डॉक्टर्स आपकी उम्र के होंगे, कुछ डॉक्टर आपसे तो आपके पिताजी की उम्र के बराबर होंगे, हो सकता है कुछ आने वाले समय में आपके छोटे हों, मेल होंगे फीमेल होंगे। तो सबको आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना है, उनके मनोभाव को समझना है, ताकि आपसे उनका कन्वर्सेशन अच्छा हो सके। तो उस दौरान एक अच्छी बात बताई थी उन्होंने कि एक डॉक्टर का प्रोटोकॉल भी होता है, कि वो शायद सही हो या आप लोग बताएंगे और बेहतर, कि लगभग 10-12 मरीज के बाद में डॉक्टर को एक छोटा सा अल्प विराम लेना चाहिए। क्योंकि क्योंकि डॉक्टर 10 मरीज को देखते देखते, उनके दुखों को सुनते सुनते ना खुद थोड़ा सा दुख में चला जाता है। तो वो 10 मिनट का, 10 मरीज के बाद में लगभग 10 से 15 मिनट का समय, और उसके बाद में वो फिर से रिलैक्स होकर के आके बैठते हैं, कुर्सी छोड़ देते हैं, थोड़ा देर घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, एक कप कोई चाय पी लेता है, वापस आकर के बैठ करके फिर आगे के 10 मरीज फिर कंटिन्यू से देखना चालू करता है। ये था एक डॉक्टर दूसरे के दुख को रिलीज करने का। सही हूँ सर? मैंने गलत तो नहीं बोल दिया ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जो डॉक्टर होते हैं या जो हीलर्स हैं या जो ऐसे लोग जो लोगों की कंप्लेंट्स को हैंडल करते हैं और उन्हें सॉल्यूशंस देते हैं, तो हम्म। वो जो 15-20 लोग एक साथ 1 घंटे के अंदर उनके पास आए, तो उसकी जो इमोशनल एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं उस पर्सन के माइंड में चली जाती है। हम्म। और डेफिनेटली हम कंप्यूटर नहीं है, मशीन नहीं है, हम एक इमोशनल बीइंग है। तो हम्म। हमें दूसरों का दुख दर्द हमारे अंदर भी पीड़ा पहुंचाता है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड की इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करता है। तो हम्म। ऐसे में वो बॉडी की लैंग्वेज में भी झलकना शुरू हो जाता है और इमोशनल स्टेट भी डाउन हो जाती है। डेफिनेटली हर 10-15 पेशेंट्स के बाद पेशेंट्स डॉक्टर को वापस रिजुविनेट करने के लिए 2 से 3 मिनट जरूर लगते हैं। लेकिन हम्म। ऐसे में एक होता है कि हम अपने माइंडसेट को ऐसे ही ठीक कर लें, हम्म। वापस रिफ्रेम कर लें, और दूसरा हो सकता है कि शॉर्ट मेडिटेशन जो 2 से 3 मिनट का हो सकता है, चक्र मेडिटेशन, जिसमें आप अपने बायोफील्ड को इमीडिएट चार्ज कर लें और इमीडिएट अपने अंदर के जो अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई थी चक्रों की, उसे 3 मिनट के मेडिटेशन में शार्प शार्प अलाइन कर लें, तो कितना अच्छा हो सकता है। हम्म। तो ये जो वैदिक विज्ञान का मेडिटेशन टेक्निक्स है, चक्र विज्ञान, जहां पर आप अपने बायोफील्ड को चार्ज करते हैं और हम्म। दूसरा आपका जो चक्र अलाइनमेंट बिगड़ जाता है उसे अलाइन करते हैं। यहां से 2 बेनिफिट होते हैं। एक, इमीडिएट आपके ऑरा में वो चमक आ जाती है, और नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट पेशेंट जो भी आपके पास आता है, वो फिर से आपको तरोताजा महसूस करता है और आपकी वाइब्रेशन को फील कर पाता है। दूसरा, हम्म। जैसे ही आपके चक्र वापस अलाइन होते हैं, तो आपके अंदर नया थॉट प्रोसेस पैदा होता है। आपका जो अगला डायग्नोसिस होगा या बात करने का तरीका होगा, वो जबरदस्त हो जाएगा। और ये केवल डॉक्टर्स के लिए नहीं, जितने भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें लगातार पब्लिक को डील करना है, सुबह का जो टाइम होता है उनका 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का, जहां उन्हें हम्म। लगातार पब्लिक को डील करना है, मैक्सिमम लोगों की एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट करना है, उन्हें बीच बीच में हर 2 से 3 घंटे बाद 3 मिनट का एक शॉर्ट मेडिटेशन करने की जरूरत है, जिससे वो अपने बायोफील्ड को चार्ज कर सके, चक्र को अलाइन कर सके। और एक और बात, उन्हें अपने बायोफील्ड को प्रोटेक्ट करते आना भी रहना चाहिए। क्यों? हम्म। क्योंकि ये लोग की जो एनर्जी है वो दूसरे ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रही है जो बहुत ही लो एनर्जी पर हैं। जैसे पुलिस है, पुलिस को क्राइम के साथ डील करना है, क्रिमिनल्स के साथ डील करना है। डॉक्टर्स हैं, उन्हें पेशेंट के साथ डील करना है। हम्म। नेता हैं, उन्हें एक पब्लिक के साथ डील करना है। तो ऐसे में उन्हें लगातार लो एनर्जी लोगों के
बायोफील्ड के संपर्क में आना होता है, तो उन्हें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना होता है और डेली बेसिस पे सुबह उठकर उन्हें अपने ऑरा को, बायोफील्ड को चार्ज करके जाना होता है ताकि लोग उनसे एनर्जी लें। अदरवाइज अगर वो अपने आप को चार्ज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनका ऑरा, उनके चक्र डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो दोस्तों जितने भी लोग आए, राज कन्या मैडम को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके प्रोग्राम में फिर से। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस सोशल मीडिया के मामले से, और आज की डेट का सबसे पावरफुल कोई साधन है कम्युनिकेशन का, तो वही सोशल मीडिया है। इस बात को अब सरकार भी मानती है, और अब तो धीरे धीरे सभी राज्यों की सरकार ने मानना चालू कर दिया है, और इसके लिए नए कुछ नियम कानून बनने चालू हो गए हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट और कमेंट्स लिखते हैं, हम उनके लिए बता दें कि अब राज्य शासन इस पे ध्यान देने जा रही है। पहला कदम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उठा लिया है। इस वहां में हर कंटेंट को देखा जाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो या किसी भी प्रकार के कंटेंट जाने जाएंगे। इसलिए कंटेंट डालने के पहले 4 बार सोच लीजिएगा अब, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे जहां पे आपको कंटेंट डालने के लिए पैसे भी मिलेंगे, और सोशल मीडिया में अगर कंटेंट गलत गए और कुछ खिलाफ है, राज्य के खिलाफ या धर्म विशेष में कुछ बातें आप टिप्पणियां कर रहे हैं, तो शायद आपको 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक का सजा भी हो सकता है। ये कल की खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। खैर, साथ ही साथ प्रोग्राम के अंतिम के बस इतना कहूंगा कि जिससे मैंने शुरुआत की थी वो शुरुआतें थी उम्मीद की। तो उम्मीद रखना ऊंची उड़ानों की, उम्मीद रखना ऊंची उड़ानों की, छांव में ना खो जाना कहीं तुम, ठोकरों से सीख लेना जरा, सफर बस जारी रखना तुम। तो बस ठोकरें जीवन पे आएंगी, उससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, वो सफर जारी रहना चाहिए। और आपसे भी निवेदन है कि मस्तक पर दस्तक देने का यह क्रम आपके माध्यम से भी जारी रहना चाहिए। कल सुबह 10:15 पे मैं डॉक्टर अनिल के साथ पुनः आ जाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे जिस पे आपने जुड़ा हुआ है। नमस्कार।